हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 18 फरवरी। तो जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 18 फरवरी और आज के करंट अफेयर माइंड मैप करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे हम आज के पहले सवाल से। जी हाँ, आज का पहला सवाल हम लोग देखेंगे ओल चिकी लिपि। जी हाँ, ओल चिकी लिपि जो कि संथाली भाषा की लिपि है कि शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया। जी हाँ, हाल ही में भी ओल चिकी लिपि की शताब्दी समारोह मनाया गया और इसका उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। हमारे राष्ट्रपति किसने किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि यह कार्यक्रम जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संथाली भाषा की पहचान और सांस्कृतिक एकता के लिए मनाया जाता है। जी हाँ, और ओल्च की लिपि की बात करें तो इसका आविष्कार जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1925 में किया गया। जी हाँ, पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1925 में किया गया। और संथाली भाषा या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा की मुंडा शाखा से संबंधित है। जी हाँ, जो ये संथाली भाषा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा की मुंडा शाखा से संबंधित है और इसको जो संवैधानिक मान्यता 2003 में मिली जो कि 22 भाषाओं में से एक है। जी हाँ, या हमारी जो संविधान की 22 भाषाएं उनमें से संथाली भाषा एक है और इसे 2003 के संविधान संशोधन में बोडो डोगरी मैथिली के साथ शामिल किया गया था 2003 में संथाली भाषा को। जिसे आप लोग याद रखेंगे। और अभी हाल ही में इस लिपि को संविधान के एक प्रति का लोकार्पण भी राष्ट्रपति हमारे मुर्मू जी ने किया था उड़ीसा में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ओल चिकी लिपि जो कि इसे आप जानते हैं कि संथाली भाषा से संबंधित लिपि है, तो इसे याद रखें। तो हमने यहाँ देख लिया कि अभी हाल ही में इस लिपि का संविधान के प्रति का लोकार्पण भी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में किया था। अब हम चलेंगे आज के अगले सवाल पर। जी हाँ, अगला सवाल देखेंगे आज का दूसरा सवाल। जी हाँ, दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो दूसरा सवाल है कि जेपी नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, जानते हैं आप लोग, बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो जेपी नड्डा जी के द्वारा भारत एआई शिखर सम्मेलन में क्या लॉन्च किया गया। जी हाँ, अभी हाल ही में जेपी नड्डा जी ने भारत में एआई शिखर सम्मेलन में दो राष्ट्रीय चीज़ों को लॉन्च किया, जिसमें एक सही और एक बोध है। जी हाँ, सही या व बोध को लॉन्च किया। जी हाँ, सही व बोध को लॉन्च किया है। अब आइए हम जानते हैं कि सही और बोध क्या है। तो ये SAHI, जी हाँ, SAHI, इसको सही भी बोल सकते हैं। ये जो है स्वास्थ्य सेवा में एआई के सुरक्षित और नैतिक उपयोग के लिए इसे जारी किया गया है। जी हाँ, ये सही जो है ये हमारा SAHI जो है स्वास्थ्य सेवा में एआई के सुरक्षित और नैतिक उपयोग के लिए इसे लागू किया गया है। और दूसरा जो है बोध जो है हमारा, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत गोपनीयता बनाए रखने वाले वास्तविक स्वास्थ्य डेटा का उपयोग करके एआई मॉडल का प्रयोग करना। जी हाँ, तो यहाँ हमने देख लिया कि जो बोध है ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत गोपनीयता बनाए रखने वाले वास्तविक स्वास्थ्य डेटा का उपयोग करके एआई मॉडल का उपयोग करना, ये बोध के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए बोध इस्तेमाल किया जाएगा तथा सही जो है स्वास्थ्य सेवा में एआई के सुरक्षित और नैतिक उपयोग के लिए सही का इस्तेमाल किया जाएगा। और बोध का जो है AIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे। IIT कानपुर के द्वारा बोध को विकसित किया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि बोध और सही, जी हाँ, SAHI, ये दो जो हैं चीज़ें हमारे एआई शिखर सम्मेलन में किसने लॉन्च किया? जेपी नड्डा जी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। सही जो है हमारे स्वास्थ्य और नैतिक उपयोग के लिए तथा बोध जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए और उनकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आयुष्मान भारत की बात करेंगे तो आयुष्मान भारत योजना जो है ये 23 सितंबर 2018 से शुरू की गई झारखंड रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह जो है 5 लाख का स्वास्थ्य कवर बीमा स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। इसमें आप साल भर में जिस आदमी के पास आयुष्मान कार्ड होगा साल भर में 5 लाख तक की सेवाओं का लाभ उठा सकता है, स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकता है। और यह लगभग 50 करोड़ लोगों को इससे लाभ मिला है। जी हाँ, 50 करोड़ लोग इसके कवर में आते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि आयुष्मान भारत योजना के बारे में। इसके लॉन्चिंग कब थी? 23 सितंबर 2018 से झारखंड रांची से। आप लोग याद रखेंगे। एआई समिट की बात करें तो जी हाँ, चौथी एआई समिट जो है हमारी 16 से 20 फरवरी नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। और इसकी मुख्य 3 पिलर्स हैं, पीपुल्स, प्लानट और प्रोग्रेस। जी हाँ, ये 3 मुख्य पिलर्स हैं इसी के आधार पर। और एआई समिट जो है इसमें 7 वर्किंग ग्रुप्स शामिल होंगे तथा इसके अलावा ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ द्वारा चेयर किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के जो हों उनके द्वारा भी इसकी अध्यक्षता की जाएगी। और इसमें 700 सेशन होंगे। जी हाँ, इसमें 700 सेशन किए जाएंगे। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे
एआई सम्मेलन के बारे में जानेंगे तो पहला एआई सम्मेलन जो है ब्लेचली ब्रिटेन में किया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे, 2023 में हुआ था। और दूसरा एआई सम्मेलन जो है साउथ कोरिया में हुआ, जी हाँ, 2024 में। तीसरा एआई सम्मेलन की बात करें तो ये फ्रांस 2025 में किया गया। और चौथा एआई सम्मेलन जो है 16 से 20 फरवरी हमारे 2026 में दिल्ली मंडपम में किया जा रहा है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो एआई से संबंधित ये हमारी कुछ जानकारी हुई जिसे हमने जाना, और यहाँ पर जो सही और बोध नामक 2 पहलू लॉन्च किए गए हैं एआई के लिए, तो इसे भी हम लोगों ने जाना। अब हम चलेंगे आज के तीसरे सवाल पर। जी हाँ, तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल भी हमारा आज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के इम्पोर्टेंट है। और अब मैं आप थोड़ा हम विस्तृत रूप से ला रहे हैं यहाँ पर करंट को। यहाँ आज के करंट जो है थोड़ा विस्तृत रूप से, तो इसे आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। इसमें जो की महत्वपूर्ण की पॉइंट उन्हें हम यहाँ पे इसमें शामिल किए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही है। जी हाँ, जनवरी 2026 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%। जी हाँ, जनवरी 2026 में भारत की जो बेरोजगारी दर है 5% रही है, जो 3 महीनों के उच्चतम स्तर पर है। जी हाँ, 3 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। या जो बेरोजगारी दर है हमारी एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा पीएलएफएस आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी बेरोजगारी दर है 7% तथा ग्रामीण बेरोजगारी दर जो है 4.2% है। और कुल बेरोजगारी की बात करें तो 5% यहाँ पर है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि जो पीएलएफएस और एनएसओ इसी के द्वारा ये बेरोजगारी दर लॉन्च किया जाता है, और इसके अनुसार शहरी बेरोजगारी दर जो है 7% है तथा ग्रामीण बेरोजगारी जो है 4.2% है तथा टोटल बेरोजगारी है जो 5% है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और यह बेरोजगारी क्यों बढ़ी है इसके बारे में हमने बात करते हैं। तो यहाँ पर है कि फसल कटाई के बाद कृषि गतिविधियों में कमी आ गई है। जी हाँ, फसल कटाई के बाद जो है कृषि गतिविधियों में कमी आ जाती है। दूसरा इसका कारण है कि मौसमी ग्रामीण कारक। जी हाँ, मौसमी ग्रामीण कारक जो है उस यह भी इसके लिए जिम्मेदार है। तीसरी की बात करें तो श्रम बल में अस्थायी भागीदारी। जी हाँ, श्रम बल में अस्थायी लोगों की भागीदारी ये भी बेरोजगारी दर बढ़ने का एक कारण है। अगला हम लोग देखेंगे कि भारत में रोजगार और बेरोजगार के आंकड़े जो है पीएलएफएस और एनएसओ के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, और यह सर्वेक्षण जो है 2017 से किया जा रहा है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कब से किया जा रहा है, 2017 से। आइए हम थोड़ा और आप बात करेंगे इसमें। तो इसमें देखेंगे कि CWS, जी हाँ, CWS जो है एक करंट वीकली स्टेटस है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को नियोजित तब माना जाता है जब वह एक सप्ताह में या उस सप्ताह में कम से कम 1 घंटे का काम किया हो। जी हाँ, यहाँ हमने बेरोजगारी का जो पैमाना हम लोग देख सकते हैं कि CWS करंट वीकली स्टेटस के अनुसार किसी व्यक्ति को नियोजित तब माना जाता है कि जब वह उस सप्ताह में कम से कम 1 घंटे का काम किया हो, तो वह नियोजित व्यक्ति माना जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और बेरोजगार की स्थिति अगर देखा जाए, बेरोजगार किस व्यक्ति को माना जाता है, बेरोजगार तब माना जाता है जब एक सप्ताह के दौरान 1 घंटा भी काम ना किया गया हो। जी हाँ, बेरोजगार उस व्यक्ति को माना जाता है कि एक सप्ताह में वह 1 घंटा भी काम ना किया हो और वह काम के लिए उपलब्ध था पर काम नहीं मिला। जी हाँ, तो ये स्थिति आप देख सकते हैं कि इस समय भारत की स्थिति कितनी दयनीय होती जा रही है। अब इसे यहाँ पर एआई का दोष दें या लोगों के अंदर कुशलता का दोष दें या हमारी सरकार की विफलता का दोष दें, किसका दोष दें यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी दर जिस तरह से भारत में बढ़ती जा रही है और 5% देखिए 3 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर चला गया है। और बेरोजगार लोग ऐसे लोग हैं कि बताइए, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 1 हफ्ते इनको काम नहीं मिलता है, 1 भी घंटा, और काम के लिए उपलब्ध थे लेकिन काम भी नहीं मिला। तो इस तरह ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर बेरोजगार कहा जाता है। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, आंकड़ा लगा सकते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ जा रही है। तो अभी इस सब चीज़ों में बहुत सुधार करने की ज़रूरत है, कि नहीं तो आने वाली स्थिति में बहुत भयावह स्थिति हो सकती है। चलिए अब हम लोग चलेंगे आज के अगले सवाल पे। जी हाँ, अगला सवाल देखेंगे। जी हाँ, आज का चौथा सवाल पर डिस्कस करेंगे। चौथा सवाल है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है। जी हाँ, BBC इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है, तो इसका खिताब जीता हमारी स्मृति मंधाना ने। जी हाँ, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं और यह महाराष्ट्र के सांगली में रहती हैं, और यह तीसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर है। जी हाँ, तीसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और विजेताओं की बात करें तो विजेताओं का चयन जो है लिएंडर पेस, दीपा मलिक और अंजू बॉबी चार्ज की जूरी ने मिलकर इन विजेताओं का चयन किया है। जी हाँ, यहाँ पर लिएंडर पेस, दीपा मलिक और अंजू बॉबी चार्ज की जूरी ने मिलकर इन विजेताओं का चयन किया है। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो दिव्या देशमुख। जी हाँ, दिव्या देशमुख जो कि शतरंज की खिलाड़ी हैं, और आप जैसा कि आप जानते हैं कि दिव्या देशमुख शायद 88वीं हमारी ग्रैंड मास्टर हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जी हाँ, 88वीं ग्रैंड मास्टर हमारी थी दिव्या देशमुख जी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे।
और इन्होंने फिडे विश्व कप शतरंज जो हुआ था उसमें जीती थी। उसी के प्लस में इन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो यहाँ आप इसे याद रख सकते हैं। अगला बाकी और कुछ देखेंगे। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, जी हाँ, पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द की बात करें तो यह प्रीति पाल को मिला है, जो कि पेरिस ओलंपिक में उन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। कौन? प्रीति पाल। जी हाँ, यह पैरा ओलंपियन है और पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर जो है प्रीति पाल को मिला है। अगला देखेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है अंजलि भागवत को मिला है और यह ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली निशानेबाज थी। जी हाँ, पहली महिला निशानेबाज थी। जी हाँ, लाइफ एंड अचीवमेंट अवार्ड से हमारी अंजलि भागवत को मिला, जो कि ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे BBC स्टार परफॉर्मर्स ऑफ द ईयर। जी हाँ, BBC स्टार परफॉर्मर्स ऑफ द ईयर जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दिया गया। फिर ब्लाइंड क्रिकेट टीम को दिया गया, जिन्होंने अभी हाल ही में विश्व कप जीता। भारतीय महिला टीम ने भी विश्व कप जीता और कबड्डी टीम को भी मिला, जो कि कबड्डी विश्व कप भी कबड्डी महिला टीम ने जीत लिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस BBC स्टार परफॉर्मर्स ऑफ द ईयर जो है 3 टीमों को दिया गया। इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम है, भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम है तथा कबड्डी महिला क्रिकेट टीम है। तो इन्हीं तीनों को यहाँ पर BBC स्टार परफॉर्मर्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अगला हम लोग देखेंगे BBC चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर। जी हाँ, BBC चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर जो है यह खिताब जो है भारतीय महिला हॉकी आइस टीम को दिया गया। उसके बाद राजवीर कौर को दिया गया, सविता पूनिया को दिया गया और पानी देवी को दिया गया। तो ये 4 लोगों को यहाँ पर BBC चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कौन कौन है? भारतीय महिला आइस हॉकी टीम, राजवीर कौर, सविता पूनिया और पानी देवी की। जी हाँ, तो यहाँ पर इस टीम के इन लोगों को 4 लोगों को BBC चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर कुछ BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर किसे दिया गया? स्मृति मंधाना को। बाकी उससे संबंधित जो भी पुरस्कार थे किसे किसे दिया गया उससे भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो आप लोग इसे ज़रूर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, 100% गारंटी पूछे जाने की। तो इसे आप लोग ज़रूर याद करिए। अब हम चलेंगे आज के 5वें सवाल पर। जी हाँ, आज का 5वां सवाल देखेंगे। 5वां सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां सवाल देखेंगे कि रणजी ट्रॉफी घरेलू क्रिकेट मैच में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? जी हाँ, रणजी क्रिकेट में घरेलू क्रिकेट मैच में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हमारे पारस डोगरा जी। जी हाँ, पारस डोगरा जो कि जम्मू कश्मीर के कप्तान हैं और 147 पारियों में इन्होंने कारनामा करके दिखाया है। जी हाँ, रणजी क्रिकेट जो कि घरेलू क्रिकेट मैच है और इसमें 10,000 रन बनाने वाले हैं दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पहले खिलाड़ी की बात करें तो वसीम जाफ़र। जी हाँ, जो कि 12,038 रन बना के पहले स्थान पे हैं। जी हाँ, वसीम जाफ़र जी जो कि 12,038 रन बनाकर पहले स्थान पर। और यहाँ पारस डोगरा ने 147 पारियों में केवल 147 पारी खेल कर उन्होंने 10,000 रन से ज़्यादा रन बनाए और इसमें इन्होंने 33 शतक भी मारे हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इन्होंने 2001-2002 से पदार्पण किया था, लेकिन कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला। जी हाँ, सबसे बड़ी बात अब आप देख सकते हैं कि क्रिकेट में इस समय कितनी कंपटीशन हो गई चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। आजकल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वही खेल रहा है जो IPL से चमक रहा है। जी हाँ, ये लोग रणजी में इतनी मेहनत करते हैं, इतना दिन से अपना उसमें खेल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 2001-2002 से यहाँ पर ये मैच खेल रहे हैं, फिर भी इन्हें आज तक कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का मौका नहीं मिला। और यह रणजी मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में भी शामिल है, लेकिन तब भी इन्हें कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का मौका नहीं दिया। वहीं IPL की बात करें तो IPL में आप केवल 8 से 10 मैचों में या एक ही दो मैचों में अगर आप चमक गए, अच्छे से खेल दिए, जैसे कि आप कई खिलाड़ियों को देख सकते हैं कि IPL के द्वारा सीधे भारतीय टीम में उन्होंने वापसी की, जैसे कि आप विराट कोहली को भी जान सकते हैं, वैभव सूर्यवंशी को भी जान सकते हैं। ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो सीधे IPL से चमक के सीधे आए हैं और वहाँ से इनको डायरेक्ट यशस्वी जायसवाल हो गए, तो इन लोगों को IPL से ही उठा के सीधे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में खिलाया गया। तो IPL का क्रेज़ ज़्यादा है, चल रहा है इस समय, आप लोग जानते हो। बाकी यहाँ पर रणजी खिलाड़ी के जो खिलाड़ी हैं, बहुत लोग बहुत दिनों से खेल रहे हैं, उनको कोई मौका नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके भी चयन के लिए या इतना जैसे खेल रहे हैं तो उन्हें भी कुछ वरीयता देनी चाहिए, या टेस्ट क्रिकेट में वनडे में उन्हें भी कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए ताकि उनको भी मौका मिल सके। बहुत लोग यहीं से खेल के भी रिटायरमेंट भी हो जाते हैं और उन्हें मौका नहीं मिल पाता भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलने के लिए। तो यहाँ हमने देख लिया कि 2001-2002 से पदार्पण किया, कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला। सबसे ज़्यादा पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर वसीम जाफ़र हैं 12,038 रन के साथ। दूसरे पर पारस डोगरा, जम्मू कश्मीर के कप्तान हैं ये, जम्मू कश्मीर टीम के, और इन्होंने 10,000 रन। तीसरे पे अमूल मजूमदार हैं, जी हाँ, जो कि 9,202 रन। तीसरे पे देवेंद्र बुंदेला जो कि 9,201 रन। और 5वें पे यशपाल सिंह है जो कि 87
सोरेन इन्होंने बनाए हैं। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो ये भारत का प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच है और इसकी शुरुआत जो है 1934-35 में हुई थी रणजीत सिंह के नाम पर। जी हाँ, रणजीत सिंह के नाम पर इसकी शुरुआत हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया, 5वें सवाल के बारे में डिस्कस कर लिया और यहाँ पर सब कुछ आपकी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट वहाँ पर हमने लिख दिया है, उसे आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। अब हम चलेंगे प्रमुख वन लाइनर्स पे। जी हाँ, पर आज अब चलेंगे प्रमुख वन लाइनर्स की बात करेंगे। कुछ प्रमुख वन लाइनर्स उनके बारे में देखेंगे। तो पहला सवाल है कि भव्य भारत भूषण पुरस्कार, जी हाँ, भव्य भारत भूषण पुरस्कार का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे सदगुरु जग्गी वासुदेव ने। जी हाँ, सदगुरु जग्गी वासुदेव ने इसकी उद्घाटन किया है। यह सम्मान जो है राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान, खेल, कला, व्यवसाय और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है और यह कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया और इसमें अतिथि के रूप में शामिल कौन रहे? तो राजनाथ सिंह शामिल रहे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जी हाँ, कौन शामिल थे? राजनाथ सिंह। और उसका उद्घाटन किसने किया? सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने। यह सम्मान जो है राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान, खेल, कला, व्यवसाय और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। और कहाँ किया गया इसका आयोजन? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल हम देखेंगे कि भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह गांधीनगर में लॉन्च किया गया। जी हाँ, भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला वन लाइनर, गोवा में वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित करके भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो यह तीसरा देश बन गया। जी हाँ, तीसरा देश बन गया। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गेल का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD किसे नियुक्त किया है? तो ये दीपक गुप्ता जी को। जी हाँ, दीपक गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गेल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो दीपक गुप्ता जी को नियुक्त किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्यापक शहरी नीति ड्राफ्ट तैयार करने वाला, उसे मंजूरी देने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। जी हाँ, केरल बन गया है। व्यापक शहरी नीति ड्राफ्ट तैयार करने वाला और मंजूरी देने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो क्या केरल, जैसा कि जानते हैं आप कि हर बार चर्चा में रहता है, बुजुर्गों के लिए वह बजट जारी करने वाला, महिलाओं को पेंशन देने वाला। जी हाँ, जो कि जैसा अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि 30 से लेकर जो शायद 60 साल की महिलाएं, ऐसे कुछ है कि वहाँ पर उनको वहाँ पर पेंशन के रूप में 1000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। तो महिलाओं के उत्थान के लिए, बुजुर्गों के उत्थान के लिए, किसी भी चीज़ में जो अग्रणी चीज़ जो होती है वह उसमें केरल हमेशा अग्रणी रहता है। तो उसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ व्यापक शहरी नीति ड्राफ्ट तैयार करने वाला कौन बना है? केरल बना है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं अपने कमेंट बॉक्स में। और क्लास कैसी लग रही है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें, क्योंकि इस तरह की क्लास आप लोगों को जल्दी यूट्यूब पे मिलेगी नहीं। हैंड रिटन नोट में हम आपको यहाँ पर सीधे डायरेक्ट वही चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं और एकदम माइंड मैप फॉर्मेट में। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से जुड़ के अपने करंट की नोट्स भी बना सकते हैं। साथ ही साथ इसे कम संख्या में, कम शब्दों में आप इसे अपने नोट्स में नोट भी कर सकते हैं। तो बाकी इसके PDF जो हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम GS विद प्रेम से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।